स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए 2 जून के करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो आज हम बच्चे 2 जून के करंट अफेयर की पूरी एनालिसिस करेंगे और ये पूरी एनालिसिस हिंदी में होगी। और ये जो करंट अफेयर है कवर किए गए हैं पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक फर्म है, द हिंदू से और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ से एक करंट अफेयर मैंने उठाए और पूरी एनालिसिस इसको आपके लिए प्रोवाइड कराई है। तो सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं कि अरब सागर में चक्रवात निसर्ग जो कि आज मुंबई महाराष्ट्र में टकराएगा। मेन रूप से जो इसका पूरा तरह से इसका इफ़ेक्ट देखा जाएगा वो महाराष्ट्र में देखा जाएगा। तो जो निसर्ग है, निसर्ग चक्रवात है, ये भारत मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में चक्रवात निसर्ग के कारण खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। तो चक्रवात निसर्ग के कारण एक खराब मौसम देखने को मिलेगा महाराष्ट्र और गुजरात में, लेकिन मेन रूप से जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं उसको पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो प्रमुख बिंदु है, हाल ही में अरब सागर में भारत के मध्य पश्चिम तटीय क्षेत्र में आबदाव क्षेत्र का निर्माण हुआ। अरब सागर में जो आबदाव, जो डिप्रेशन क्षेत्र, जैसे कहने का मतलब कि प्रेशर अगर कहीं पे एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम कहते हैं आबदाव क्षेत्र, क्योंकि जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो जो हवा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो और इसी वजह से जो भारत का मौसम विभाग है उसने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी करा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो ये ज़िले हैं इनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए। ठीक है, तो ये इसके मेन पॉइंट है। और चीज़ें देखते हैं कि कब जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, आईएमडी डिपार्टमेंट, कब एक रेड अलर्ट जारी करता है, ऑरेंज अलर्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो सारे पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चक्रवात का मार्ग देखेंगे कि चक्रवात जो है वो कहाँ से आएगा। तो चक्रवात इस टाइम में वर्तमान में उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है तथा 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात के तटों को पार करने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों पर ये पार करेगा। और जो चक्रवात के कारण महाराष्ट्र के पूर्वी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, पूर्वी मुंबई में, ठाणे और रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि नासिक, धुले और नर्मदार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि आईएमडी ने इन क्षेत्रों में तेज हवाओं जैसे गेल विंड भी कहा जाता है कि चेतावनी जारी की है, जिसे गेल विंड कहा जाता है। तो जो चक्रवात की वजह से जो तेज़ हवा चलती है, तेज़ हवा, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम गेल विंड कहते हैं। तो याद रखना, आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि गेल विंड किसको कहा जाता है। जो चक्रवात की वजह से जो तेज़ हवा चलती है उन्हें हम गेल विंड कहते हैं। ठीक है, तो गेल विंड की गति 34 से 47 नॉट के बीच होती है। याद रखना है, 34 से 47 नॉट, और 1 नॉट बराबर होता है 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि 65 से 75 के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रति घंटे की स्पीड होगी इसकी। तो जो चक्रवात की वर्तमान स्थिति है वो कहाँ पर है, तो आईएमडी ने विक्षोभ के वर्तमान आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि आपदाओं की तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। जो आईएमडी ने घोषणा की है उसके अनुसार आपदाओं की तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है तथा लगातार उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी की ओर वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी इधर बढ़ रहा है लेकिन ये जाएगा किधर, ये जाएगा उत्तर पूर्व की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्तमान में आपदाओं का जो केंद्र है, अगर क्वेश्चन आए कि निसर्ग जो तूफान आया था महाराष्ट्र और गुजरात में, ये कहाँ से उठा, इसका केंद्र कहाँ था, तो इसका केंद्र था बच्चे अरब सागर। तो ये अरब सागर में जो केंद्र बना हो मुंबई तट से 630 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका केंद्र है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि होने पर यह गहन आपदाओं डीप डिप्रेशन में तथा आगे इस चक्रवात बदलने की संभावना है।
तो एकदम से जब डीप डिप्रेशन आता है तो तूफान आता है। ये एक फिजिक्स का रूल है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत तेज़ी से गिरावट आए तो तूफान आता है। तो अगर वो गिरावट बहुत ही तेज़ी से आ रहा है तो चक्रवात, वो तूफान जो वो चक्रवात का रूप ले लेता है, और चक्रवात में बदलने के बाद इसे निसर्ग नाम दिया जाएगा। इसे निसर्ग नाम दिया गया IMD के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमें याद रखनी है। तो चक्रवात का तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ कि चक्रवात का तीव्रता के आधार पर कैसे कैसे वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहला है न्यून दाब, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर अगर कोई चक्रवात है तो इसका जो स्पीड होती है वो 31 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है। आवदाब, डिप्रेशन किसे कहते हैं, 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा। डीप डिप्रेशन में क्या होता है, 49 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवाती तूफान, साइक्लोनिक स्ट्रॉम, 61 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। गंभीर चक्रवाती तूफान 88 से 117, और सुपर साइक्लोन जो है 221 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। तो ये एक पूरा एक फ्लो चार्ट है जो आपको याद करना है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनियाँ जारी की जाती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं और कब कब उनको जारी किया जाता है। तो मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी जारी करने के लिए वो कुछ कलर वाइज अलर्ट जारी करता है, जैसे रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट। ये इस तरीके से 4 अलर्ट जारी करता है। तो रेड अलर्ट का मतलब क्या है कि जब हवा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो IMD द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन से ज़रूरी कदम उठाने को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं रेड अलर्ट। ठीक है। ऑरेंज अलर्ट में जब चक्रवात में वायु की गति लगभग 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है, और 15 से 33 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना होती है, तो ये एक तरह से ऑरेंज अलर्ट होता है। ठीक है, तो अगर हवा की गति थोड़ी धीमी होगी तो उस टाइम बारिश होने की भी संभावनाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रेड अलर्ट में बारिश नहीं होती और ऑरेंज अलर्ट में बारिश होने की संभावनाएं देखने को मिलती है। येलो अलर्ट की अगर हम बात करें, येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट का प्रयोग समांतर लोगों को सचेत करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में आपदा से प्रभावित होने की बहुत कम संभावना होती है। येलो वार्निंग तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 48 घंटे पहले जारी की जाती है, और ग्रीन अलर्ट में मतलब है सब कुछ सही है और कोई खतरा नहीं है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सारे अलर्ट थे। अब हम बच्चे नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। PM स्वनिधि योजना, ये एक PM स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो PM स्वनिधि ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, है ना। तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो ये एक स्वनिधि योजना है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए ये लॉन्च की गई है PM स्वनिधि योजना। तो ये छोटे दुकानदार और फेरी वालों के लिए लॉन्च की गई है। यह इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं बैंकों से, और जिसमें उनको कोई भी जमानत राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस योजना के तहत जो प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा, और जिसको मासिक किस्तों के माध्यम से चुकाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी जो फेरी वाला है, छोटा दुकानदार है, अगर इसको पहले ही चुका देता है, ठीक है, समय से पहले चुका देता है, तो जो वार्षिक ब्याज है उसमें 7% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो जितना भी ब्याज लगता है उसमें 7% की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 रुपये का ब्याज लग रहा है वार्षिक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें 7 रुपये की सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी एक योजना है, और इसमें जो भी सब्सिडी का जो भी लाभ है उसे 7% की जो सब्सिडी है वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 6 महीने के अंतराल उसके खाते में दे दिया जाएगा। तो एक तरह से जो गरीब तबके के फेरी वाले और जो छोटे दुकानदार हैं उनको
एक लोन प्रोवाइड करने के लिए, आसान रूल्स और रेगुलेशन में एक लोन प्रोवाइड करने की एक योजना है। और ये योजना सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है इसमें, और जो कि मार्च 2022 तक ये कार्यरत रहेगी। ठीक है, तो इसमें तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, पारदर्शिता को लाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया है इस योजना में। पीएम स्वनिधि में क्या तकनीक लागू की है भाई? तो ये ऑनलाइन एक वेब पोर्टल इसमें लॉन्च किया गया है और मोबाइल ऐप युक्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म क्रेडिट प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को भारतीय लघु विकास बैंक, जो सिडबी है, भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के उद्यम मित्र पोर्टल, सिडबी का एक पोर्टल है उद्यम मित्र, तथा ब्याज सब्सिडी के स्वचालित प्रबंधन हेतु पैसा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। तो ये 2 पोर्टल से जोड़ा जाएगा इसको, एक तो उद्यम मित्र और पैसा पोर्टल से इसको जोड़ा जाएगा पारदर्शिता लाने के लिए। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि जो पीएम स्वनिधि योजना है वो किसके ऊपर है और इसको किस पोर्टल से जोड़ा गया है। तो उद्यम मित्र और पैसा पोर्टल से इसे जोड़ा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ पर हम आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही न्यूज़ में रही और इस पर बहुत ही कंट्रोवर्सी रही। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है पीएम केयर्स फंड। ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक एंटिटी नहीं है, ये पीएमओ ने बोला है एक आरटीआई के जवाब में। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उन्होंने बोला है आरटीआई के जवाब में। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पीएम केयर्स फंड के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत दायर आवेदन में मांगी गई सूचना को देने से इनकार कर दिया, और जो कि ये बोला कि पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। ठीक है, तो इस सूचना को देने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ भाई, इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं कि पीएम केयर्स फंड कैसे, क्या, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया। तो जब अभी कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार ने आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु एक पीएम केयर्स फंड की स्थापना की। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना भाई, पीएम केयर्स फंड की जरूर पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। प्राइम मिनिस्टर, पीएम से प्राइम मिनिस्टर हो गया, सी फॉर सिटीजन, ए फॉर असिस्टेंस, आर फॉर रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये एक पीएम केयर्स फंड है। और इस फंड की घोषणा के बाद जो भी याचिकाकर्ता ने आरटीआई आवेदन में पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण तथा संचालन से संबंधित सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियां मांगी थी कि जो ट्रस्ट डीड, इसका पूरा जो ट्रस्ट बनाया गया है पीएम केयर्स फंड को लेकर, इसका पूरा ढांचा आप बताइए और इसमें कितने पैसे जमा हो, सारी चीज़ें आप बताइए। ठीक है, तो जो ट्रस्ट डीड के तहत ट्रस्ट का जो व्यवस्थापक ट्रस्ट की संपत्ति को ट्रस्ट के संरक्षकों अर्थात ट्रस्टीज़ को हस्तांतरित करता है। ट्रस्टीज़ को ट्रस्ट डीड में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होता है। मतलब जो पीएम केयर्स फंड में का जो एक नियमावली बनाई गई है और जो उसमें संपत्ति जमा है उस ट्रस्ट में, पीएम केयर्स फंड एक ट्रस्ट है। ठीक है, जो उस पर संपत्ति जमा, उसका पूरा संचालन करना होता है। जो ट्रस्ट के संरक्षक होते हैं वो उसका पूरा संचालन करते हैं। तो ट्रस्ट डीड में मुख्यतः क्या तथ्य शामिल होते हैं, तो ये तथ्य हम देखते हैं। सबसे नीचे लिखा है, ये मैंने इसे बोल्ड भी कर रखा है कि ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य, कैसे उसका गठन होगा, फंड कहाँ से लिया जा सकता है और कहाँ से नहीं, और ट्रस्ट की शक्तियाँ, ये पूरा ट्रस्ट डीड में एक नियमावली के तहत तो ये सारी योजनाएं उसकी होती हैं। और चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं भाई, इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जवाब में के अनुसार आरटीआई अधिनियम धारा 2H, ये याद रखना, धारा 2H के दायरे में पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। ये जवाब दिया गया कि आरटीआई एक्ट 2005 के धारा 2H के तहत ये कोई भी एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है कि हम इसका आपको जवाब देने के लिए बाध्य हों। ठीक है, तो जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H है, ये क्या है, ये हमें समझना है क्या चीज़ है। तो जो 2005 की धारा 2H है, इसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरण से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है
जो संविधान या इसके अधिक बनाए गए किसी अन्य विधान द्वारा निर्मित हो, पहली चीज़, ठीक है, किसी अन्य विधान द्वारा निर्मित हो, जो संविधान बनाया गया है उसके अन्य विधान द्वारा निर्मित हो। दूसरी चीज़ है राज्य विधानमंडल द्वारा या इसके अधीन बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा निर्मित हो, ये दूसरी चीज़ है। तीसरा क्या है भाई, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा निर्मित हो और पूर्णतः तथा अल्पतः सरकारी सहायता प्राप्त हो, ठीक है। तो ये धारा 2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण क्या होता है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण की एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, धारा 2H के तहत दी गई है। तो आपको समझना क्या है मेन रूप से कि RTI 2005 एक्ट में धारा 2H के तहत किसकी डेफिनेशन को समझाया गया है, एक सोशल गवर्नमेंट एंटिटी की डेफिनेशन को समझाया गया है। गवर्नमेंट सार्वजनिक मतलब सरकारी सार्वजनिक प्राधिकरण को एक समझाया गया है। तो सरकारी सार्वजनिक प्राधिकरण की ये सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए और मेनली रूप से धारा 2H के अंदर क्या है ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसी के साथ RTI आवेदक का क्या पक्ष है इस जवाब के तहत वो भी हम समझते हैं थोड़ा सा कि RTI आवेदक का ये पक्ष है कि जो PM केयर्स फंड है इसकी स्थापना की क्या ज़रूरत थी, जब पहले से ही देश में एक प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड पहले से ही है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से ही है, तो PM केयर्स फंड बनाने की क्या ज़रूरत थी, ये पहला पॉइंट उसने रखा। दूसरा, आवेदक के मुताबिक इस फंड में ऐसे विभिन्न तथ्य हैं जो सार्वजनिक प्राधिकरण बनाते हैं, जो PM केयर्स फंड को एक सार्वजनिक प्राधिकरण दर्शाते हैं। और एक जो PM केयर्स फंड है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, तो इस जिसमें प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं, है ना, जो इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये बात उसने रखी, ये भी बात कि इसके जो ट्रस्टीज़ कौन कौन है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके पदेन ट्रस्टियों के रूप में शामिल हैं। तो ये सब एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं इस टाइम, तो इसलिए जो PM केयर्स फंड एक PM पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो ये सारे RTI आवेदक का एक पक्ष था जो उसने रखा है कोर्ट के सामने। तो हम इसमें एक और बात की चर्चा करते हैं कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष है जो पहले से ही है, तो PM केयर्स फंड की क्या ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी। तो प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री राहत कोष की जो मेन रूप से इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई थी। तो प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में की और प्रधानमंत्री राहत कोष की जो धनराशि का इस्तेमाल है मुख्य रूप से बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं में किया जाता है मेन रूप से। और एक तरह से जो कोविड-19 है ये भी एक प्रकार की आपदा ही थी, हमारे देश पे इवन पूरे संसार में आपदा रही। और प्रधानमंत्री राहत कोष में जो अंशदान दिया गया है इसके तहत जो भी अंशदान दिया जाएगा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पूर्ण रूप से टैक्स मुक्त होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री राहत कोष से हमने चीज़ों सीखी। अब हम बच्चे नेक्स्ट उस पर करंट अफेयर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है बच्चे चैम्पियंस पोर्टल। तो अभी ये चैम्पियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो जो चैम्पियंस पोर्टल है ये प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक चैम्पियंस नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इस पोर्टल में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जितनी भी MSME के लिए चीज़ें चलाई जाएंगी वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको प्रोवाइड होंगी। जैसे उन्हें लोन कहाँ से लेना, वो सारी चीज़ें एक व्यवस्थित रूप से उन्हें प्रोवाइड मिलेंगी। और इसमें इस पोर्टल में विस्तृत रूप से एक एलोबरेट फॉर्म में उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने हेतु आधुनिक प्रक्रिया का निर्माण और उनका सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। एक पूरा उसका क्या अनुप्रयोग है इस पोर्टल में पूरी तरीके से ये दिया हुआ है। और
ये जो पोर्टल है ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार करनी है। तो चैंपियंस पोर्टल की जो शुरुआत है वो जनरली एमएसएमई के लिए शुरू की गई है, तो इसमें सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेज़र लेखन प्रक्रिया। तो लेज़र लेखन प्रक्रिया की खोज हुई है अभी बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर ही, और इसकी खोज जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने करी है, डीएसटी ने करी है। किसकी मदद से, किसके साथ से? मेन रूप से जो डीएसटी है इसकी एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो कि मोहाली में है। तो यहाँ पर एक पावर लेजर राइटिंग प्रोसेस के माध्यम से 2D सामग्री पर उचित ज्यामिति एवं स्थान के साथ नियंत्रित नैनो संरचना को विकास करने का एक नया तरीका विकसित किया है यहाँ पर। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं भाई? इसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि जो INST है इसके शोधकर्ताओं द्वारा इस पर सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, जिस पर मेलिबेडनम डाइसल्फाइड नैनो संरचना को सोने के नैनो पार्टिकल से सजाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किसका प्रयोग किया गया है इसके ऊपर? मोलिबेडनम डाइसल्फाइड का। और इस नैनो संरचना को सजाया किसके द्वारा है? सोने के नैनो पार्टिकल्स द्वारा इसे सजाया गया है, ठीक है। तो जो SERS है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। SERS इसकी फुल फॉर्म है भाई सरफेस एनहांस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस पर रमन जो रमन स्पेक्ट्रम है ये टॉपिक वहाँ से एक टॉपिक बन सकता है साइंस एंड टेक का। तो लेजर लेखन प्रक्रिया किससे संबंधित है? रमन स्पेक्ट्रम से या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित एक प्रक्रिया है, और जिसमें एक जो 2D इफेक्ट देखने को मिलता है, और इस पर किसी का ज्यामिति आकार लेजर राइटिंग द्वारा हम बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में इसका जो मेन एप्लीकेशन देखने को मिलेगा वो फिंगर प्रिंटिंग के क्षेत्र पे एंटीबॉडी की संरचना को जांचने के लिए इसका एक मेन रूप से देखने को मिलेगा हमें आने वाले टाइम में, जो कि यह अब मेन रूप से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। SERS जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक सोर्सिंग टेक्निक है, जिसमें अणुओं द्वारा बिखारे गए एलिस्टिक लाइट की तीव्रता को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक अणुओं को सिल्वर या गोल्ड नैनो पार्टिकल जैसी नालीदार धातु की सतहों पर अवशोषित किया जा सकता है। मतलब प्रकाश के जो पार्टिकल हैं उसको कहाँ पर अवशोषित करना है? सिल्वर या गोल्ड की जो धातु है उस पर अवशोषित कराना है प्रकाश के पार्टिकल्स को। और यह अणुओं में रमन प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता को तेज करता है, जिससे अणुओं का प्रभावी विश्लेषण होता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी पार्टिकल है वो उस पर जब लाइट डाली जाती है और उसको अवशोषित कराया जाता है एक गोल्ड या सिल्वर के सरफेस पर, तो वो और ज़्यादा चमकता है, और इससे हमें उसका स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब हम रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो यह स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक अवधारणा है जिसे 28 फरवरी 1928 में प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो रमन प्रभाव एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अवधारणा है। इसमें मेन रूप से लाइट के वेवलेंथ को देखा जाता है। तो ये मैं बता देता हूँ। तो 28 फरवरी 1928 को ये खोजा गया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और रमन प्रभाव अणुओं द्वारा फोटोन का एक अव्यवस्थित प्रकीर्णन है, जिसमें उच्च कंपन या घूर्णी स्तर विद्यमान होते हैं, जिसे रमन स्कैटरिंग प्रभाव भी कहा जाता है, ठीक है। तो फोटोन द्वारा एक अव्यवस्थित प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है बच्चे स्कैटरिंग, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने बता रहा हूँ। और स्कैटरिंग में बहुत ही ज़्यादा कंपन होता है, जो लाइट है उनके अणुओं में बहुत ज़्यादा कंपन होता है, और जिसमें एक अलग प्रकार का एक लाइट का विज़न देखने को मिलता है। इसी को हम रमन इफेक्ट कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में एक प्रकार का परिवर्तन होता है, जो तब होता है जब प्रकाश की किरणें अणुओं द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है। तो जब अणुओं द्वारा वो विक्षेपित हो जाती हैं, उनका विक्षेपण हो जाता है, एक तरह से वो फैल जाती हैं और अपने पथ से विचलित हो जाती हैं,
तो उनके तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन आने की वजह से जो प्रभाव देखने को मिलता है, इसी को हम रमन प्रभाव कहते हैं। और रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक आधार निर्मित करता है, जो सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दवाई विक्रेताओं तथा भौतिक विद्यों द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये यहाँ पे हमने सीखा कि जो लेज़र राइटिंग है जो खोजा गया है हमारे नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, वो कैसे आगे काम करने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूडीज़ ने जो है भारत की रेटिंग को घटाया है। मूडीज़ ने भारत की रेटिंग को घटाया, तो मूडीज़ ने भारत की रेटिंग को कितना घटाया ये चीज़ हम समझते हैं। तो मूडीज़ एक क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर नज़र रखती है और समय समय पर उनकी अर्थव्यवस्था को कुछ पॉइंट देती है। तो मूडीज़ ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BA2 से घटाकर BA3 कर दिया है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की सकल घरेलू उत्पाद जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दर में गिरावट का अनुमान लगाया है। तो इन्होंने जो रेटिंग है वो BA2 से BA2 से घटाकर BA3 कर दी है। ठीक है ना। तो ये जितना ऊपर जाता है अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी होती है। मूडीज़ की जो रेटिंग है इस तरीके से है। तो उल्लेखनीय है कि जो भारत के लिए विदेशी मुद्रा जो फॉरेन करेंसी है और स्थानीय मुद्रा लोकल करेंसी रेटिंग को BA2 से घटाकर BA3 करने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु नेगेटिव आउटलुक दृष्टिकोण बनाए रखा है। तो पहले ही नेगेटिव एक दृष्टिकोण भारत की अर्थव्यवस्था पे था जब कोविड-19 नहीं आया था, लेकिन अब इसकी अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है हमारे देश की कोविड-19 के चलते, और इसलिए मूडीज़ ने इसकी जो रेटिंग है BA2 से घटाकर BA3 कर दी है। ठीक है। तो किसी भी देश के नेगेटिव आउटलुक से ये पता लगता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आने वाले समय में राजकोषीय स्थिति पर दबाव जो है बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही है मूडीज़ ने। और मूडीज़ ने रेटिंग प्रणाली में BA3 निवेश ग्रेड में सबसे खराब स्तर की श्रेणी है। मूडीज़ जो BA3 है वो सबसे खराब स्तर की श्रेणी, ये भी समझना है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है। तो सबसे हमारी अर्थव्यवस्था भी सबसे निचले स्तर पर चल रही है। और मूडीज़ ने नवंबर 2017 में भारत की रेटिंग को BA3 से बढ़ाकर BA2 किया था, किंतु 3 वर्ष बाद वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इसे फिर से BA3 कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मूडीज़ ने करी हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पर। खरीफ फसलों की जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। MSP को क्या कहते हैं? MSP की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो कुछ खरीफ फसलों की और रबी फसलों की MSP बढ़ाई गई है। ठीक है। तो हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, इसके द्वारा 2020 और 2021 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी प्रदान की गई है। MSP बढ़ाई जाएगी, तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा या राहत देखने को मिलेगी। तो बजट 2018-19 में प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि हम जो है MSP को आने वाले 2022 तक 1.5 गुना बढ़ा देंगे और उसकी आय को हम किसानों की आय को बढ़ा देंगे, और भारी औसत उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना निर्धारित करने की घोषणा की थी बजट में। ठीक है। तो CCA द्वारा जो CCA है, CCA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, इसके द्वारा कृषि तथा संबंध गतिविधियों को 3 लाख रुपए तक के मानक अल्पकालिक ऋणों के पुनर्भुगतान की तारीख को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो अल्पकालिक जो ऋण है ये किसान ले सकता है 31 अगस्त 2020 तक ले सकता है। तो ये सारी जो घोषणाएं की जा रही हैं देश में, ये कोरोना वायरस की वजह से की जा रही हैं। तो सरकार भी चाह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधर के आए। ठीक है। अब इसमें जो मैंडेटेड क्रॉप्स हैं इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं। तो मेनली 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं, और 22 में से मुख्य रूप से 14 फसलें खरीफ की हैं और 6 फसलें जो हैं रबी की हैं।
और 2 अन्य वाणिज्य फसलें हैं। ठीक है, तो सरकार ने समय समय पर इनकी वृद्धि करती है, तो इस बार काफ़ी अच्छी वृद्धि करी है एमएसपी पे। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस फसल में कितनी एमएसपी बढ़ाई गई है। ये जो भी डाटा दिया है ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये पूरा। ठीक है, तो धान की फसल पे एमएसपी को 1815 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर 1868 रुपये कर दिया गया है। कपास की मध्यम रेशे वाली फसल के लिए एमएसपी को 5225 रुपये से बढ़ाकर 5515 कर दिया है, जबकि कपास के लंबी रेशों वाली फसल को 5550 से बढ़ाकर 5825 प्रति कुंटल कर दिया है। ठीक है, एमएसपी में अधिकतम वृद्धि नाइजराइड काला तिल में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि की है? काला तिल में, जिसमें 755 रुपये प्रति कुंटल रेट रखा गया है। तिल का जो नॉर्मल तिल होता है उसका 370 रुपये प्रति कुंटल, उड़द 300 रुपये प्रति कुंटल की गई है। ठीक है, उच्चतम प्रतिशत वृद्धि बाजरा। ठीक है, तो बाजरा में प्रतिशत वृद्धि अगर देखा जाए तो 83%, उड़द में 64%, तूर में जो तूर की दाल होती है 58%, मक्का में 53%, ये सारी वृद्धियाँ की गई हैं। ठीक है, चलते हैं भाई और एक टेबल पर जो एमएसपी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मेन कुछ टेबल मैंने बनाई है। जैसे कि धान के लिए क्या है, 1245 रुपये संभावित लागत पहले थी। ठीक है, अब एमएसपी जो है 1868 रुपये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाजरा मक्का, ये सारे डाटा है पूरा जो मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे, ये से इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला है तेलंगाना स्थापना दिवस। तो तेलंगाना की स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। राज्य स्थापना दिवस तेलंगाना के लिए बधाई दी है, जो इसकी स्थापना 2014 में किया गया था। इसकी स्थापना तो 2 जून 2014 की इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,12,077 है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, और इसमें टोटल 33 ज़िले हैं, और इसकी जनसंख्या 350 लाख है। 350 लाख जनसंख्या है इसकी। ठीक है, तेलंगाना की। तो ये सारी इसके मेन पॉइंट है। तो मेन रूप से आपको याद रखना है कि तेलंगाना का स्थापना दिवस कब है, 2 जून। ये मेन पॉइंट है, याद रखना। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई आर.के. त्रिवेदी। आर.के. त्रिवेदी एक मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, आर.के. चतुर्वेदी, जिनको डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स का सचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, आर.के. त्रिवेदी को डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है। याद रखना आपको, 30 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। तो सबसे पहला हिंदी का जो समाचार पत्र था वो किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया था? पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित कराया गया था। और ये समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड, है ना। तो याद रखना है आपको। और जो उदंत मार्तंड है इसका शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समाचार सूर्य। और उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन है हर सप्ताह मंगलवार को ही किया जाता था, मंगलवार को सिर्फ। ठीक है, तो पुस्तककार में छपने वाले उदंत मार्तंड के केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 79 अंक ही प्रकाशित हो सके इसके। ठीक है, 79 अंक मतलब ऐसा नहीं कि 79 सिर्फ कॉपी प्रकाशित हुई, 79 बार मतलब 79 मंगलवार प्रकाशित हुआ हर मंगलवार को। जैसे एक साल में 52 वीक होते हैं तो सिर्फ 79 वीक तक ये प्रकाशित हुआ, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और
इसका जो अंतिम प्रकाशन हुआ वो 1827 में हुआ, 1826 में स्टार्ट हुआ, 1827 में बंद हो गया क्योंकि कुछ आर्थिक समस्याओं की वजह से, वित्तीय समस्याओं की वजह से बंद कर दिया गया पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा। और जो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे एक वकील थे, पेशे से वकील थे और औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में वकील के तौर पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो वकील के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो इस समाचार पत्र में ब्रज और खड़ी बोली बोले जाने वाले भाषाओं के मिश्रित रूप का प्रयोग किया गया था, जिसे इस पत्र के संचालक मध्यदेशीय भाषा कहते थे। तो इस पत्र के जो संचालक थे, इस पत्र को मध्य देशीय भाषा कहा जाता था। ठीक है, तो इतिहासकार जो हैं वो पंडित युगल किशोर को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, पंडित युगल किशोर को भारतीय पत्रकारिता का जनक मानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो पंडित युगल किशोर शुक्ल को कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में जो समाचार सबसे पहले प्रकाशित किया गया वो प्रकाशित किया गया उदंत मार्तंड प्रकाशित किया गया। और वहीं जो बंगाल में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत, ठीक है, बंगाल के अंदर हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो राजा राम मोहन राय ने शुरू करी। तो अगर बंगाल में पूछा जाए, साउथ इंडिया में पूछा जाए तो राजा राम मोहन द्वारा, और नॉर्थ इंडिया में पूछा जाए तो पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा ये हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की गई। और ऑल ओवर पूछा जाए तो भी नाम आएगा पंडित युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, तो यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो तब तक के लिए घर पे रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।